सो नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ द 10th स्टैंडर्ड, जो कि सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही दमदारी से स्टार्टिंग करते हुए अभी हम चल रहे हैं। सीबीएसई के एक चर्चा करेंगे मेटल नॉन मेटल के ऊपर। तो आज ये हमारा चैप्टर नंबर तीसरा कहलाता है केमिस्ट्री में। अगर हम देखें तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल करीबन 6 नंबर का आता है। और सबसे बड़ी कमियां इसमें ये रहती हैं कि 2 पॉइंट, सबसे पहली बात बैलेंस इक्वेशन नहीं करते, और दूसरा काम ये जो बच्चे सीबीएसई की कॉपी करेक्शन में अक्सर हम देखते हैं वो ये कि क्वेश्चन कह रहा कुछ है और बच्चा समझ रहा कुछ है और लिखता कुछ है। अपने को ये नहीं करना है। तो आज ये सारे बिंदुओं पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे और चैप्टर को बढ़िया तरीके से, सॉलिड तरीके से, इसको बढ़िया तरीके से स्कैन करते हुए समझते हुए चलेंगे। तो लेट्स बिगिन। इस देखते हैं कि मेटल एक्चुअल में है क्या। मेटल अक्सर ये कहते हैं कि मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर लस्टरस, मेलिएबल, ये सारे पॉइंट्स लेकर चलते हैं छोटी छोटी क्लासेस में। लेकिन अक्सर गलती क्या करते हैं कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग मेटल एक्चुअल में है क्या, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट हमारा यही रहता है कि मेटल, हमको ये नहीं पता होता। मेटल जानते हैं, हाँ साहब ये है, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, जिंक है, पर ये नहीं पता कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मेटल एक्चुअल में है क्या। देखते हैं, लेट्स बिगिन। मेटल, मेटल हम उसको कहते हैं जिसके पास 1, 2 या 3, द एलिमेंट विच इज कंसिस्टिंग ऑफ अ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटल। इसके बाद हम यहां पर चलते हैं। मेटल्स के बाद हमारी बात आती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एग्जाम्पल तो हमने अभी चर्चा किया, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अब इसके बाद आती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम देखें तो सीबीएसई बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब क्या बनता है, वो ये जो जितना भी आपके सामने यहां पर जो आ रहा है, इन सारे प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि मरकरी एक ऐसा हमारा मेटल है जो कि लिक्विड की स्थिति में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। बाद बाकी के रूम टेम्परेचर पर मोस्टली सबके सब सॉलिड स्थिति में पाए जाते हैं। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के या फिर ये देखें कि मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर अगर हम एक कोई ऐसा एलिमेंट ले लें जैसे कि गैलियम है या सीजियम है, उसको अगर हम हाथ पर रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट हमारा यहां पर यह आया कि फिजिकल स्टेट क्या है, मरकरी एंड गैलियम, और एक और जोड़ देते हैं सीजियम। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन बाद बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें खासकर की बात यह है कि गैलियम और सीजियम हाथ पर रखने पर उसका जो भी एलिमेंट है हमारे हाथ में वो मेल्ट हो जाएगा। अगला बिंदु हम देखते हैं, दैट इज लस्टरस। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर, मेटल्स के केस में क्या होते हैं, लस्टर होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये ऐसे 2 एलिमेंट है हमारे, 2 ऐसे मेटल्स हैं जो कि लस्टरस हैं, चमकदार हैं। और यही कारण है कि राजा महाराजाओं के टाइम पर भी हम इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया करते थे, ऑर्नामेंट्स में आज भी इसको कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी खासी कीमत पे पहुंच रही है। तीसरा पॉइंट आता है मेलिएबल। जब मेलिएबल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मेटल्स जो शीट में पाए जाते हैं, ऐसे मेटल जो कि शीट में पाए जाते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि अगर हम ऑन हैमरिंग, हैमर करने पर वो किस में बदल जाएगा, शीट में बदल जाएगा। तो ऐसे मेटल को हम बोलते हैं मेलिएबल, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलिएबिलिटी। तो उसमें हमारा एग्जाम्पल के बेसिस पर देखें तो सबसे ज्यादा आता है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा और भी हमारे मेटल्स आते हैं, जैसे कि अगर हम मेलिएबल में देखें तो हमारे आयरन को भी हम देख सकते हैं, शीट की परत में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट आता है दैट इज डक्टाइल।
तो डक्टाइल में क्या आता है, जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे बेटर एग्जांपल है इसका, दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक, अगला जो पॉइंट आता है दैट इज द हार्डनेस। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल बनते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसे होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पे बनने के चांस बन जाते हैं एमसीक्यूज में। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो एलिमेंट हैं जो कि आसानी से चाकू से कट सकते हैं, दे कैन बी इजीली कट बाय अ नाइफ। बाद बाकी के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हार्ड। इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिजेस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम कंडक्शन में। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कंडक्शन। तो कंडक्शन यानी कि मेटल्स और दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी as well as heat. Metals are good conductors of electricity and heat except few. जैसे कि कंडक्शन में आपने फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया पहला चैप्टर में पढ़ा होगा कि कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिजिक्स के बेसिस पे देखें तो एक नंबर का यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है कि मेटल्स, ठीक है, सारे कंडक्टर्स की एग्जांपल अगर हम मेटल्स के बेसिस पर देखें तो ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मेटल्स कंडक्ट कर लेते हैं। अक्सर बच्चे उसमें ये लिखते हैं कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होता है। वहीं पर इंसुलेटर्स की बात करते हैं, वहां भी बच्चा यही लिखता है कि दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यही पॉइंट गलत कर देता है। इंसुलेटर्स के पास ईच एंड एवरीथिंग जितना हम पढ़ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, नॉन लिविंग वर्ल्ड में देखा जाए, दे ऑल आर कंसिस्टिंग ऑफ एटम, और वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स के बने हुए। लेकिन खास बात क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास पाया जाता है तब हम उसको कहेंगे दैट इज इट इज अ कंडक्टर, और यही कारण है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता जाता है। अगली बात हम चलते हैं कंडक्शन के बाद, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी में देखते हैं तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ये भी अच्छा खासा पॉइंट है, यहां भी बनते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है पर आने के चांस बन जाते हैं। अगला देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स का स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से मेटल्स क्या बोलते हैं, मेटल्स आर कंसीडर्ड दैट दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन खास बात, अभी अभी हमने एक बात करी थी कि सोडियम एंड पोटेशियम दे कैन इजीली कट बाय नाइफ। सीजियम, यहां पर हमने बात किया था, सीजियम और गैलियम, ये दोनों आसानी से हाथ पे रखने पर ही मेल्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद अगली पॉइंट आता है हमारा, दैट इज एलॉय फॉर्मेशन। तो मेटल्स का तो अक्सर इसमें इस्तेमाल किया जाता है एलॉयज में, और एग्जाम्पल के बेसिस पे आप देखेंगे कि मंदिर का जो घंटा होता है वो केवल मेटल का नहीं बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ एलॉय, यानी कि दो एलिमेंट या एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एलॉय। अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर, और एलॉय की तो आगे हम चर्चा करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि 2 नंबर या 1 नंबर का डेफिनेट बनने के चांसेस है, चांसेस 99% हम मान सकते हैं। अगला पॉइंट आता है दैट इज सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है, दे प्रोड्यूसेस साउंड। सोनरस मींस दे प्रोड्यूसेस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप हिट करेंगे किसी भी मेटल को, एक लोहे का गाटर जो जाता है उसको अगर आप हिट करेंगे इट प्रोड्यूसेस साउंड। बहुत बढ़िया शानदार एग्जांपल आपको नेचर वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, इसके बाद हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म अभी होने वाली है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज अब आई वो चीज जो कि अक्सर पेपर में आनी है, 100% केमिकल प्रॉपर्टीज तो बनती है। सबसे पहला आता है कि जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। सो लिसन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। मेटल कोई भी है और अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या, तो बात आती है मेटेलिक ऑक्साइड।
तो दिस इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। अब एक नंबर का क्वेश्चन यहां से प्रकट होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है। अब मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। स्टार बना लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो इस बात को कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इतनी देर में हमने आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बता दिया, यानी कि एक एक नंबर। अब यहां से आपका पूरा बेल्ट बनता जाएगा और जो आपका 5 से 3, 4 या 5 नंबर आसानी से कवर करते चलेगा। देखते हैं, सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर बात करेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। एक और ले लेते हैं, जिंक। ये दोनों तो ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है सबसे पहला, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड बनना है, K2O, और इसका नेचर क्या है? बेसिक। स्टार बना लें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ये सारे रिएक्शंस पढ़ने के बाद अगला हम यहां पर ये देखेंगे कि जो K2O जो है वो K2O को बेसिक तो बन रहा है, तो ये बेसिक बन रहा है तो कैसे प्रूव करेंगे कि ये बेसिक बन रहा है? देखते हैं। अभी दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं, सोडियम, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा Na2O, ये भी बेसिक है। इसके बाद कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CaO, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारा CaO बनेगा। ठीक, ये आपके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए बताया जा रहा है जो ये ना कहें कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इसके बाद क्या आ रहा है? सिंगल 1 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? उसका रीजन यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल गया। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आप बुक का पहला पेज का अगर आप देखेंगे तो पहला रिएक्शन और पहले पेज का पहला रिएक्शन अगर बनता है तो वो यही बनता है पहले चैप्टर में से कि मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है? तो यहां पर बनेगा MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2, तो क्या बनेगा? MgO। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, ये आया सबसे तगड़ा सवाल बनने वाला। क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड को डिराइव अभी कर देगा। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Al2O3 बनता है, और इसके साथ अगर जिंक को और कंसीडर करते हैं, जिंक को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ZnO, और ये दोनों ऐसी ऑक्साइड्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। स्टार बना के लिख लें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती हैं जो कि एसिडिक नेचर और साथ के साथ बेसिक नेचर भी शो करती हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि ये मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है? दे आर शोइंग द बेसिक नेचर, वेयर एज दीज आर द 2 एलिमेंट्स विच फॉर्म्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। यानी कि ये एसिडिक नेचर भी शो करेगा और बेसिक नेचर भी शो करेगा। कैसे करेगा? ये 2 बातें हमको अभी प्रूव करनी है, एक यहां पर करना है और एक यहां पर करना है कि ये एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे प्रूव कर रहा है और ये हमारा बेसिक नेचर कैसे प्रूव कर रहा है। देखते हैं। K2O हमने माना ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक। K2O एक बेसिक ऑक्साइड बना रही है, इसको जब हम HCl से रिएक्ट कराएंगे यानी कि दिस इज एन एसिड, तो रिएक्शन करने पर KCl प्लस H2O बनना है। दिस इज अ बेस, दिस इज एन एसिड, रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर सॉल्ट बनना है और साथ के साथ यहां पर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। कोई डाउट? लाइट्स दबाते जाओ लगातार। इसके बाद Na2O HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बनना है। तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट एंड दिस इज अ वाटर। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम CaO प्लस HCl से रिएक्शन कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O। इसी तरीके से मैग्नीशियम बनेगा। अब आते हैं
एल्यूमिनियम पर। Al2O3 प्लस HCl रिएक्ट कराएंगे तो AlCl3 प्लस वाटर, Al2O3 प्लस NaOH। एक ये रिएक्शन और एक जिंक को लेकर चलते हैं, ZnO प्लस HCl रिएक्ट कराएंगे तो ZnCl2 प्लस वाटर, और इसी के साथ अगर ये एसिडिक मान रहे हैं इसको, ये एसिड है और ये बेसिक नेचर अगर शो कर रहा है तो यहां पर ZnO ये एसिडिक नेचर प्लस H2 NaSO4, एक मिनट, NaOH रिएक्ट कराएंगे, देखते जा रहे हैं, ZnO प्लस NaOH Na2ZnO2 प्लस H2O, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। Al2O3 प्लस NaOH रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ा K2O प्लस HCl रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर ये सारे हमारे सॉल्ट बनते जा रहे हैं। और अगला पॉइंट आ रहा है Al2O3 और ZnO, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको ये बहुत खास कर ये बात है, Na एक तो ये वाला रिएक्शन और एक ये वाला रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस में देखा जाए तो ये दो चैप्टर में आते हैं और साथ के साथ ये दो ऐसी रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अक्सर मिस्टेक्स होती हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज से पहले अभी हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद, सबसे पहले ऑक्सीजन पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, अब या तो ये कोल्ड आएगा या फिर ये हॉट आएगा, तो बनेगा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो भी यहां लग रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। और मेटल को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी पेज को देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यहां से फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसी भी साल का प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लेंगे, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। देखते हैं, पोटेशियम प्लस H2O, यहां पर ये पोटेशियम है और जब ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो अब क्या बनना है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर खासकर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आग क्यों पकड़ लेता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक। यानी कि पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, यहां पर हम क्या ले रहे हैं, कोल्ड वाटर ले रहे हैं, ठीक। तो पोटेशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो KOH प्लस हाइड्रोजन गैस और साथ के साथ यहां पर ये आग पकड़ लेगा। इसमें इतनी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी सफिशिएंट है कि वो हाइड्रोजन गैस आसानी से आग पकड़ लेगा। तो दिस इज द रीजन दैट जब पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एक कंटेनर है, एक बीकर है और आपने उसमें पोटेशियम को डाल दिया, तो पोटेशियम को डालने के बाद उससे होगा क्या, उसमें यह कंपाउंड बनना है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब कहानी यहां पर यह है कि आग क्यों पकड़ जाती है, आग इसलिए पकड़ जाती है क्योंकि उसके पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी सफिशिएंट है कि वो आग पकड़ ले हाइड्रोजन गैस के द्वारा। अगला देखते हैं, याद रखें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनमें रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस आपको साथ के साथ चलते जाना है, करते जाना है। पोटेशियम के बाद सोडियम को रिएक्ट कराएंगे कोल्ड वाटर के साथ तो बनेगा NaOH
प्लस हाइड्रोजन गैस और साथ के साथ आग लग सकती है, क्योंकि उसमें इतना प्रोड्यूस हो रहा है हीट, इग्निशन टेम्परेचर उसका इतना काफी है कि वो आसानी से आग पकड़ सकता है। इसके बाद अगला चलते हैं हम कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम को जब Ca प्लस H2O को रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अभी तक आप इसको जल्दी से रिएक्शन कॉपी करो, फिर इसके बाद बताएंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए क्वेश्चन पिछले साल देखा 2022 का क्वेश्चन है, और यहां से इस पॉइंट से आपका ये पेट क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैल्शियम को जब पानी के अंदर डाला, कैल्शियम को पानी के अंदर डाला तो रिएक्शन हुई, लेकिन सवाल ये आता है कि कैल्शियम फ्लोट करना शुरू क्यों कर दिया उसने, कैल्शियम फ्लोट क्यों करना शुरू कर रहा है। अब इसमें देखेंगे कि कैल्शियम को जब वाटर के क्रिस्टल वाटर के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, लेकिन इसमें फायर, इसमें आग इतने लगने के चांस कम रहते हैं क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है, और हाइड्रोजन गैस जो होते हैं वो कैल्शियम के क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए ये कैल्शियम फ्लोट करता है। एंड दिस इज द रीजन कि कैल्शियम फ्लोट करने का मुख्य कारण क्या है। अगला देखते हैं, दैट इज कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। खास बात, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हम कोल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पर हम हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज वी विल फॉर्म MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। कोई डाउट? ठीक है, मैग्नीशियम प्लस हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसके बाद अगर मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तो MgO बनेगा, याद रखें MgO खास बात है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट तो हमारे कोल्ड वाटर से आए, एक एलिमेंट हमारा हॉट वाटर से आया, अब क्या होगा, अब स्टीम से फॉर्म करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, अभी यहाँ क्या बनना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या बनना है, यहाँ पर ऑक्साइड बनना है, यहाँ क्या था, हाइड्रोक्साइड। ये दिस इज द डिफरेंस, यानी कि ये डिफरेंस आ गया तो ये क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम के बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को अगर हम कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन। अगर एल्यूमिनियम को स्टीम से रिएक्ट कराएंगे तो Al2O3, यानी कि स्टीम से करा रहे हैं तो क्या बनना है, मेटेलिक ऑक्साइड, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है कोल्ड और हॉट वाटर से तो क्या बनना है, वो उस कंडीशन में हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अगर जिंक को काफी हीट करेंगे और स्टीम से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ZnO, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा जाए 1, 2, 3 और इसके बाद यहां पर ये कैल्शियम का आग पकड़ने के केसेस में आएगा तो ये आएगा। कोई डाउट? ठीक, नेक्स्ट, अभी तक हमने ये जाना कि मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये पूरा कंप्लीट हुआ, ये पूरा यहां तक कंप्लीट हो रहा है। अब एसिड के साथ आता है। अब एसिड में बात क्या आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, वो होती है वैलेंसीज की। देखते हैं, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटेलिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन सबको HCl से रिएक्ट कराइए तो सब में ये सॉल्ट बनता जाएगा, दैट इज KCl, NaCl,
CaCl2 MgCl2। अगर हम कॉपर को, यहां पर ये सब हमने क्या लिया, डाइल्यूट ले रहे हैं, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वहीं पर अगर हम यहां पर देखेंगे कॉपर को HCl के साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन आएगा, यानी कि ये बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ही ये रिएक्ट करेगा और CuSO4 बनाएगा। अगला टॉपिक जो आता है इसमें, अभी तक तो ये कॉपर यहां तक ये इंपॉर्टेंट था। अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, Na+Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा, पोटेशियम से रिएक्शन कराएंगे तो KCl बनेगा। सादा सिंपल सी बात। इसके बाद Ca+Cl2 CaCl2 बनना है, यानी कि खास बात यह है कि यहां पर इसकी वैलेंसी है, सबकी 1 वैलेंसी आ रही है और यहां पर 2 वैलेंसी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl2 बनेगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक जो हमने पढ़ा वो इतना किया, क्योंकि ये पहला वाला पार्ट, पहला चैप्टर, और साथ के साथ हमारा तीसरे चैप्टर में रिएक्शन ऑफ द मेटल विद मेटेलिक सॉल्ट, आप पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं, पहले चैप्टर की जो बनाई हुई है, ठीक, उसमें पूरा ये थर्ड चैप्टर को कवर करते गए। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की जब हम बात देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? आयोनिक कंपाउंड तब बनता है जब उसमें से 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लूज होता है और कोई दूसरा एलिमेंट, यानी कि एक मेटल है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो गेन कौन करेगा? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो यहां पर 1 या 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए आते हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड की फीचर्स क्या क्या है। आयोनिक कंपाउंड की फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट आता है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और जब आयोनिक कंपाउंड यहां पर सॉलिड आ रहा है तो सॉलिड का मतलब क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कैसा होगा? हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स exist in solid state and they have high melting point, क्योंकि लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, काफी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां से लूज कर रहा है और कोई दूसरा एलिमेंट उसको गेन कर रहा है। तो आयोनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयोनिक कंपाउंड वो है जो कि आयन से बनता है, और आयंस कब बनेंगे? जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट उसको गेन करेगा। तो मेटल क्या करता है? मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो इसको क्या बोलते हैं? कैटाइन। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या हुआ? आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का मुख्य कारण क्या है? कि दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नेसेसरी टू रिमूव देम। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, आयोनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। और जब हम ये वाली बात कहें कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास किस कंडीशन में होगी? ड्राई स्टेट में बिल्कुल नहीं होगी, या तो मोल्टिन स्टेट में होगा, या फिर उसको डिसॉल्विंग स्टेट में कर दिया होगा। आयोनिक कंपाउंड जो करंट पास करेगा वो या तो जब मोल्टिन स्टेट में होगा या फिर वो डिसॉल्विंग स्टेट में होगा। अगला पॉइंट आता है दैट इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर ये क्लियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
यहाँ पर मेटलर्जी है। अब आता है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल यानी कि जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दो कंडीशन बनती है, या तो उसकी ऑक्साइड जो बन रही है वो एसिडिक बनेगी या फिर वो न्यूट्रल बनेगा। न्यूट्रल में सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O तो हमारा कॉमन है ही, ये तो खास बात है ही। अब देखते हैं, इतना यहाँ पर नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एसिडिक बनाएगा या फिर वो न्यूट्रल इन नेचर होगी, दोनों में से। तो खास बात 1 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से डेवलप हो गया। सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो बनते हैं वो बनते हैं आपके फिजिकल स्टेट से, या फिर 1-2 एमसीक्यू जो बनता है वो बनता है आयोनिक कंपाउंड से। इसके बाद जो अगली बात आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज में जब बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखा जाए तो 3 एलिमेंटों की रिएक्शन सबसे ज्यादा बनती है, खास करके एल्यूमिनियम की, जिंक की या सोडियम या पोटेशियम की। इसके बाद अगला आपने जो डिस्कस किया वो किया एसिड से। तो एसिड में कॉपर से एक रिएक्शन कराने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या फिर मैग्नीशियम या सोडियम पोटेशियम में से। इसके बाद आता है हमारा वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट, यानी कि अगर हम देखें तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आएगा, तो मैग्नीशियम, या फिर लास्ट की कोई ना कोई रिएक्शन स्टीम के रेस्पेक्ट में आएगी। ठीक, समझ आ रही है। इसके बाद अगला जो आता है मेटेलिक सॉल्ट, वो हम पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या होता है, वाटर के साथ, एसिड के साथ डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब एक आया हमारा कि हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, H2S। यानी कि अगर हम सीबीएसई के 2021 का पेपर थर्ड सेट उठाकर देखें तो थर्ड सेट में रूटीन एग स्मेल के नाम से क्वेश्चन आया। रूटीन एग स्मेल, रूटीन एग स्मेल किसमें आती है, दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है X, उसको सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो कंपाउंड बन रहा है उसमें रूटीन सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, तो बताइए क्या है वो, दैट इज H2S। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, दैट इज N2 प्लस H2 रिएक्ट कराएंगे तो NH3 बनता है, जो कि यूरिन स्मेल बनती है। यूरिन स्मेल आएगी और इसमें से यूरिन स्मेल के साथ इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट इज इट नेम, उसका नाम है दैट इज अमोनिया। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, यहाँ पर हम वर्ड दिया दैट इज अमोनिया, नॉट अ अमोनियम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है हमारा मेटलर्जी। अब मेटलर्जी क्या होती है, कोवलेंट कंपाउंड हमने इसमें इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमारा कार्बन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ये मेटलर्जी, यानी कि कन्वीनियंट मेथड से, कन्वीनियंट मेथड से ओर को हटाना है और काम का जो मेटल है उसको प्राप्त करना है। वेरियस प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व, इसमें कई सारे प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या आता है कि उसके रिएक्टिविटी इंप्योरिटी के बेसिस पर हमको इसमें कौन सा प्रोसेस को इस्तेमाल करना है जो कि कन्वीनियंट भी हो हमारे लिए और ज्यादा खर्चीला भी ना हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम इस्तेमाल करेंगे और ऐसे प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है जिससे कि हम ओर को सेपरेट कर लें और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कराते हैं। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटलर्जी। देखते हैं मेटलर्जी में क्या आता है, मिनरल्स जो कि नेचुरल अकरिंग है, ठीक। ओर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई भी एक मिनरल है या मेटल है, कोई भी मिनरल है, इसके साथ कई सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे जुड़ी हुई है। नाउ इट इज कॉल्ड एज द ओर। जैसे एक आता है हमारा मरकरी, मरकरी का देखेंगे हम, दैट इज सिनेबर। सिनेबर किसका ओर है, मरकरी का। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो गैंगियो क्या है, इंप्योरिटीज, वो किस तरीके से हो सकती है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ बड, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिका। मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स। अब बात आती है
कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू द मेटल। अब कंसंट्रेटेड ओर, दो शब्द आ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ, अब कन्वर्जन भी कह रहा है, कंसंट्रेटेड ओर भी कह रहा है। अब इस बात पे हम देखते हैं अभी। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, रिडक्शन ऑफ अ मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर, इसको बाय रिडक्शन प्रोसेस। अब कैसे करते हैं, इसमें आगे 3 स्टेप्स में हम इसको देखेंगे। अब कैसे होता है देखेंगे इसमें। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमने बात किया HgS, यानी कि एक हमको बहुत बड़ा क्रिस्टल मिला, बहुत बड़ा चट्टान के रूप में हमको मिला कोई भी ओर, इसको हमको छोटे छोटे पीसेस में हम इसको ब्रेकआउट कराएंगे और ब्रेक करने के बाद यानी कि मिल में इसको बड़े बड़े बहुत बड़ी चट्टान को छोटे छोटे पीसेस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद इसको वाटर बाथ यानी कि हाइड्रोलिक बात कराएंगे, जिसमें क्या है जो ऐसी इंप्योरिटीज जो कि उसमें वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं, वो सारी की सारी इंप्योरिटीज वहां से हट जाएंगी। इसके बाद हम प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। अगर उसमें किसी भी तरीके का आयरन की इंप्योरिटी आ रही है तो उसको मैग्नेटिक सेपरेटर के माध्यम से आयरन को सेपरेट आउट कराएंगे। इसके बाद आता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल। अब लेस रिएक्टिव मेटल की जब बात कर रहे हैं तो मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर नॉट वेरी रिएक्टिव। तो जो उसकी ऑक्साइड्स होती हैं वो रिड्यूस होती हैं बाय हीटिंग द ओर। कैसे, इसमें आता है HgS। जब HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, HgS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या बनना है HgO प्लस SO2। हमको क्या चाहिए था, मरकरी। अब इस HgO को आगे जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा Hg प्लस O2। हमें क्या चाहिए था, मरकरी, हमको मरकरी मिल गया। यानी कि 1 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया, सिनेबर। इसके और का नाम क्या है, सिनेबर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। 100% क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हमारा देखते हैं कैसे होता है। इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो प्रोसेस इसमें होते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट की इंप्योरिटी, समझ आ रहा है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट की इंप्योरिटी CO3, याद रखें SO4 और CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, याद रखिए 2 वैलेंसी। अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती कर जाते हैं। देखते हैं कैल्सिनेशन में, देखते हैं इसमें क्या होता है, किसी भी ओर को हम हीट कर रहे हैं। अब ओर कौन सा आएगा, इसमें एक स्टोरी बेस्ड आपका क्वेश्चन मिल सकता है लास्ट में। यानी कि कार्बोनेट की इंप्योरिटी उसके पास होनी चाहिए, जैसे ZnCO3। अब ZnCO3 को, अब अक्सर दिक्कत क्या आती है कि बच्चों को ये याद नहीं होता कि रिएक्शन कैसे करेंगे। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट। अब कैल्सिनेशन कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना के बराबर होगी। देखते हैं कैल्सिनेशन की प्रोसेस में, देखते हैं क्या होता है, हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ना के बराबर, या तो होगी नहीं या ना के बराबर। भाई हीट तो रखना पड़ेगा आपको, तभी आप उसमें एक्सट्रैक्ट कराएंगे। तो लिमिटेड सप्लाई होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले तोड़ दो CO3 को। जब CO3 को तोड़ेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, CO2। ZnCO3 को जब ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई या फिर एब्सेंस में जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या बनेगा, ZnO प्लस CO2, यानी कि CO2 सेपरेट हो गया। अब क्या आएगा, ZnO। हमें क्या चाहिए, जिंक चाहिए। जब ZnO को फर्दर हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, Zn। फर्दर हीट करने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, Zn। देखते हैं इसके बाद अगला जो प्रोसेस आ रहा है दैट इज रोस्टिंग। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखना है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस रखेंगे, अब रोस्टिंग जो वर्ड आ रहा है, रोस्टिंग का मतलब क्या है कि रोस्टिंग इस्तेमाल हम तब करेंगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो रख रहे हैं, जब उसमें सल्फाइड की इंप्योरिटी आएगी। जब सल्फाइड की इंप्योरिटी आएगी दैट इज ZnS। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली साल का पेपर उठा के देख लेना, 100% मिलेगा आपको। ZnS को जब
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्ट करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2। हमें क्या चाहिए? Zn। तो इस तरीके से सल्फाइड की इंप्योरिटी को रिएक्ट कराएंगे। अब ZnO को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, कार्बन के साथ, या फिर उसको जनरली हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Zn। हमको इस तरीके से यहां पर जिंक प्राप्त होगा। अगला हम देखते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है मेटल जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड विद कार्बन। जो मैंने यहां पर कहा था कि उसको कोई दूसरे एलिमेंट के साथ रखेंगे, तो यहां पर हम कार्बन और कार्बन में भी अगर रखेंगे तो डेट विल बी अ कोक। कोई भी इंप्योरिटी उसमें ज्यादा की मात्रा में नहीं होती है, जो भी होती है वो सब वॉलेटाइल होती है और वो उड़ जाती है। यही कारण है कि कोयले को अगर हम हीट करते हैं तो काफी समय तक तो उसमें से वॉलेटाइल ऑक्साइड जाती है, निकलती जाती है, लेकिन उसके बाद जो नेचर में ऐसी होती है जो उड़नशील होती है, बाद बाकी की जो रह जाती है तो उसमें केवल और केवल क्या रह जाता है? कार्बन का कंपोनेंट होता है, इसलिए वहां से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन वो जलता रहता है और लाली लाल आपको दिखाई देता है कोयला। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al, तो Fe प्लस Al2O3। ये रिएक्शन आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थर्माइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे स्टार बना के लिख लेंगे। थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होता है? टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जिसको आप रेलवे ट्रैक में बोलते हैं गिर्डर्स। ये रिएक्शन आती है, यानी कि Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Fe प्लस Al2O3 यहां से बनेगा, और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? वेल्डिंग्स में, यानी कि रेलवे ट्रैक की जो ट्रैक पर जो रेल जा रही होती है, चटक जाती है, उसकी फिलिंग करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए। इसके बाद जब हम अगली बात करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और जब एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट आउट करेंगे। देखते हैं जैसे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। तो इसमें क्या है, आपको एक बार इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। देखिए, सोडियम एट कैथोड एट एनोड, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाना। सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एक नंबर का एमसीक्यू आ गया। और वो कैसे रखेंगे? ड्राई स्टेट नहीं होगी, वो मॉल्टिन स्टेट में रखेंगे। इसके बाद आता है, इसके बाद यहां से सेपरेट होने के बाद अगला पॉइंट आता है कॉपर का एक्सट्रैक्शन। और कॉपर के एक्सट्रैक्शन से पहले जब हम बात करते हैं तो अब आपके पास जो भी एलिमेंट प्राप्त हुआ उसमें कुछ 0 या 1% के रेस्पेक्ट में कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, उसको हम किसके माध्यम से सेपरेट आउट करेंगे? बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक उसी में से हमारा एक पढ़ेंगे अभी हम, दैट इज कॉपर। कॉपर देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। इसमें खास बात इंपॉर्टेंट क्या आता है? दैट इज एनोड मड। आपको ये देखना है कॉपर में कि एनोड मड कहां पर प्राप्त हो रहा है। एनोड मड है क्या, थिक क्या है, थिन क्या है, एनोड किसको बनाया है, और कैथोड क्या है, यहां पर ये मेटल प्योर है या इम्प्योर है, ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और ये डायग्राम आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। अगला देखते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद याद रखना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो इस्तेमाल होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल सॉल्ट इज इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द एनोड इन द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस इज द ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और कैथोड को क्या रखते हैं? थिन शीट ऑफ ए प्योर मेटल, थिन शीट ऑफ ए प्योर मेटल। एक एक नंबर के एमसीक्यू बनना है, एक एक नंबर के एमसीक्यू। और एक एनोड मड कहां पर प्राप्त होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, दैट इज कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है? कोरोजन कोई भी हमारा एलिमेंट है, एक सपोज हमने एक एक्स नाम का कोई एलिमेंट ले लिया, और जब हम इसमें देखते हैं दैट इज कोरोजन है क्या एक्चुअल में। जैसे हमने एल्यूमिनियम लिया या एजी लिया या सीयू लिया, अब ये सिल्वर है आपके पास, इस सिल्वर को आप लंबे समय के लिए रख दीजिए मॉइस्चर वाले माहौल में, या फिर ओपनली जब आप रख देंगे तो क्या होगा, इस एजी को
आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा। सिल्वर का आर्टिकल काले रंग का हो जाता है। अब काले रंग का होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? एजी जब सल्फर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनाता है? Ag2S। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एक सिल्वर का कोई भी आर्टिकल है, उसको हमने लंबे समय के लिए रखा तो फिर क्या होता है? वो ब्लैक कलर का डिपॉजिट हो जाता है। काले रंग का क्यों हो जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या है? दैट इज Ag2S उसमें बन जाती है। इसके बाद अगला आता है कॉपर। कॉपर से पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। अब ये सब सारी चीजें जो आ रही हैं ये एक्चुअल में है क्या? तो अब ये है क्या? ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? क्योंकि इसमें फर्दर कोरोजन गेट प्रिवेंट। तो अभी तक हमने दो बातें देखी, उसमें से ये बात अलग कह रही है और ये बात अलग कह रही है। इसी के बिहाफ पर हम बात करते हैं कि कोरोजन है क्या है। डिपॉजिटिंग या ईटिंग अप ऑफ ए लेयर ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड एज अ कोरोजन। लेकिन आयरन के केस में हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द रस्ट। यहां पर आयरन की कंडीशन दूसरी आएगी और बाकी के एलिमेंट्स की कंडीशन दूसरी आएगी। तो Ag2S बना एल्यूमिनियम का Al2O3 के बेसिस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई जो कि फर्दर कोरोजन से बचाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉपर का जब हम रिएक्शन देखेंगे तो कॉपर का कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। अब ग्रीन कैसे? अब घर पे कोई भी कंटेनर है जो कि कॉपर का बना हुआ है, अब जो कॉपर का कंटेनर जो रखा हुआ है, बर्तन जो रखा हुआ है, यूटेंसिल रखा हुआ है, अब देखेंगे उस पर हल्की सी लेयर ग्रीनिश हो जाएगी लंबे समय तक ओपनली रख देंगे तो उसमें क्या होता है? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस की लेयर होने की वजह से ये ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगली पॉइंट में अगर हम देखते हैं इसमें रस्ट, तो रस्ट को बचाव करने के लिए इसके लिए हम सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं। रस्ट फॉर्मूला Fe2O3.XS2O, ये रस्ट का फॉर्मूला है। यानी कि एक नंबर का फिर से एमसीक्यू आ गया इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक नंबर के एमसीक्यू में आए चाहे सादा एक एक नंबर के क्वेश्चंस में आए। अब इस रस्ट की जो कंडीशन है वो क्या है? मॉइस्चर, कोई भी किसी भी केमिकल का अटैक, वाटर। अकेली कोई कंडीशन इसमें निर्भर नहीं करेगी। अकेली कंडीशन इसमें कोई भी अकेली निर्भर नहीं करेगी। यानी कि बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, जिसमें हमारी क्या आएगी? इंप्योरिटीज भी आएंगी। अब इसको बचाव करने का तरीका क्या है? अब इसको बचाव करने का तरीका ये है, या तो आप उसमें इसको एक बार रफ कर देते हैं। रस्टिंग को बचाव करने के लिए आइदर यू कैन पेंट, यू कैन अप्लाई अ ऑयल, यू कैन अप्लाई अ ग्रीस, या फिर आप उसको एलॉय के रूप में बना सकते हैं जिसको हम बोल रहे हैं एलॉइंग। इसको हम देखते हैं, जरा सामने देखते हैं। और साथ के साथ एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेशन में आता है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर। देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है? कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, दोनों, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। अभी अभी पीछे हमने लिखा। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही चीज निर्भर है। अ सिंगल थिंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग, बोथ द कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो उसमें आप देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन कैसे? गैल्वेनाइजिंग, यानी कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? लेयर ऑफ अ जिंक ऑन एन आयरन और अ स्टील, क्योंकि स्टील क्या है? स्टील इज ऑल्सो अ एलॉय, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि वो कार्बन आयरन दोनों मिल जाते हैं। टिनिंग, प्रोसेस ऑफ कोटिंग टिन, और कोई दूसरा एलिमेंट भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरे एलिमेंट की लेयर जमाना।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर प्लेटेड स्पून्स, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। इसके बाद ये सब हमारे क्या है, ये कोरोजन से बचा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ये रस्टिंग से बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? रस्टिंग से बचा रहे हैं। इसके बाद आता है एलॉय, यानी कि उसको एलॉय बना देना। एलॉय बनाने में क्या है, अभी अभी हमने बात किया था, दैट इज स्टील। स्टील में क्या आया? दैट इज आयरन एंड कार्बन। यहां पर क्या आ रहा है? ब्रास, कॉपर एंड जिंक, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे? पीतल। पीतल। एक आपने वर्ड सुना होगा कांसा, कांस्य पदक। तो इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? मशीन के कुछ पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ दूसरा ब्रॉन्ज की जब बात करते हैं तो ब्रॉन्ज तो मेडल तो आपने सबने सुना है। मेडल्स में, मशीन के पार्ट्स में, इंस्ट्रूमेंटल पार्ट्स को बनाने में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रॉन्ज क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन में क्या आता है? ब्रॉन्ज, दोनों का मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील की जब बात करते हैं तो आयरन एंड कार्बन, हार्डनेस लाने के लिए निकेल, और क्रोमियम फॉर पॉलिशिंग फॉर शाइनी सरफेस बनाने के लिए। तो ये हमारा एलॉय के केसेस में देखें, एक आपने सुना होगा सोल्डर। इसमें आप देखेंगे टिन एंड, जिसको आप टिन SnNPB, इसके बाद अमलगम, ये वेरी करता है, यानी कि टूथ की फिलिंग करने के लिए, टूथ की फिलिंग, दांतों की फिलिंग बाय द डेंटिस्ट। इसके बाद यहां पर आप फ्यूज वायर का भी देख सकते हैं। और इसके बाद जो अगला आता है दैट इज ड्यूरेलियम। तो ये सारे हमारे एलॉयज हैं, और एलॉयज का मुख्य मुख्य सबसे बड़ा काम क्या है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज आती हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरी बात, किसी भी तरीके का रस्ट या कोरोजन होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और मेटल्स के रेस्पेक्ट में इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और साथ के साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहां पर अभी तक हमने जितनी बात करी वो सारा का सारा एक तरीके से पूरा निचोड़ दिया। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरे आपको कॉपी में लिखना है, और लिखने के बाद आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिखने के साथ साथ आंसर्स भी लिखने हैं, और साथ के साथ इस वीडियो में पूरा जितना दिया हुआ है इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। 1-2 पार्ट अगर आपको एडिशनल उसमें नजर आ रहा है तो उसको आप पहला चैप्टर या कार्बन वाले चैप्टर से लिंक कर सकते हैं। ठीक, अब बताओ, तुमने जान निकाल ली यार मेरी। हाँ भाई, मजा आया सबको? मैं एक छोटा सा प्रॉमिस कर रहा हूँ, सुन लो बेटा। इतना एडिट कर दूंगा, यहाँ के बाद का जो मैं बोलने वाला हूँ वो उसमें आएगा। अब ध्यान से शांति सुनना। हाँ उधर सुनो बेटा, इसके बाद का हम पूरा हर चैप्टर का वन शॉट दे देंगे लाके। साइंस का, मैथ्स का देने वाला हूँ वन शॉट। मैथ्स में मैं कह दूंगा बेटा वो समझ लो। मैथ्स में वन शॉट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। आकाश सर तुम्हारे लिए हर चैप्टर के वन शॉट लेके आएंगे। वन शॉट के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, लेकिन पहले वन शॉट चलेगा तुम्हारा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सबको? अब मेरी बात सुनो, जैसे ये पूरा कंप्लीट होगा इसके साथ साथ पहले तो समझ लो एसएसटी का भी देने वाला हूँ जल्दी, है ना। तो मंडे से तुम्हारी वीडियो शेड्यूल हो जाएंगे सारी एक साथ। मतलब पर डे तुम्हारे पास 10th की, कभी साइंस की आएगी, कभी मैथ्स की आएगी, कभी एसएसटी की आएगी, कभी शायद हो सकता है इंग्लिश की भी आएगी। इंग्लिश का हो सकता है टाइम मिले ना मिले, लेकिन एसएसटी, मैथ्स और साइंस की बुक सारी वीडियोस आने वाली है। सब लोग धड़ल्ले से एकदम
सब्सक्राइब करके रखो, सारी वीडियोस मस्त मस्त आएंगी, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।